अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला आया है। लार्जर बेंच ने मुबैना ऑडियो लीक्स के लिए जो तहकीकाती कमीशन बनाया था उसकी तश्कील के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर कमीशन की कार्रवाई रोकने का कह दिया है। और हालांकि आज जो समाअत हुई इससे पहले वफाकी हुकूमत ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज भी उठाया और जो है वो कहा कि चीफ जस्टिस के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे वफाकी हुकूमत की हिदायत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती और हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत ना की जाए। बहरहाल अब से कुछ देर पहले इसका फैसला सुना दिया है क्योंकि कमीशन ने कल अभी अपनी कार्रवाई करनी थी, उस कार्रवाई को रोकने का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। दूसरी तरफ मरीम नवाज ने अब से पहले कुछ देर पहले जो है वो खिताब किया तहरीक इंसाफ पर, उन्होंने बड़ी तनकीद की। और एक और अहम डेवलपमेंट आज की फौजी अदालतों के हवाले से कि हुकूमत अभी भी अपने उस फैसले पर खड़ी है और आज हुकूमत ने एक मरतबा फिर कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला ने, कि 9 मई के बाद के हवाले से जो तरीक़ाकार है वो फौजी अदालतें ही हैं। बहरहाल इन इशूज़ पर आज बात होगी। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा छोड़कर जा रहे हैं उनका सिलसिला भी आज जारी रहा, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ करा देता हूँ। मौला बख्श चांडियो साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें आज इस बहस में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमारे साथ आज इस बहस में शामिल हैं और कुछ कोशिश करेंगे ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है और अदालत का भी जो एक शॉर्ट ऑर्डर आया है उस पर भी किसी कानूनी माहिर से बात हो। बहरहाल फ़ारूक हबीब साहब, मैं आपसे इस बहस का जो है वो आगाज़ करता हूँ। मरीम नवाज ने भी अब से कुछ देर पहले जो है वो खिताब किया, वहाँ पर भी जो है वो उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है इस पर जो है वो तहरीक इंसाफ भी ये कहती थी कि ये कार्रवाई जो है वो ठीक नहीं है और हुकूमत का इख्तियार इस मामले पर जो है वो नहीं है। बहरहाल अब से कुछ देर पहले फैसला सुना दिया है, क्या इस फैसले को पर आप कहेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली तो बुनियादी चीज ये है, हुकूमत की इसमें बदनीयत ही है। बदनीयत क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो सबसे अहम युवा था कि इन रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड कौन कर रहा है और इसको किसके हुक्म के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये भी तो कमीशन का काम है ना, जांचना। लेकिन कमीशन जब अपनी हुकूमत अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को भी इस्तेमाल करना चाहती है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को भी इस्तेमाल करना चाहती है, आइन को रोकना चाहते हैं, अपने पाँव में जमहूरियत को बेआबरू करना चाहते हैं, इंसानी हकूक की खिलाफतियाँ करना चाहते हैं, नैब तरामीम करके एनआरओ लेना चाहते हैं, ये हुकूमत ने तो सारे ही अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल के काम किए हैं। लेकिन अगर कोई काम नहीं किया तो पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देने के हवाले से उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तमाम इशारियाँ आपके पास हैं। वो मुल्क की जो हालत है, पिछले 70 साल रिकॉर्ड टूट चुके हैं, बिजली का गैस का बिल लोग अदा नहीं कर पा रहे, 2 वक्त की लोग अपने बच्चों को आटा खरीद के रोटी नहीं खिला सकते, 200 रुपये किलो वाला आटा 200 रुपये किलो हो चुका है। लेकिन इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि अदालतों में हमले करो, इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात बनाओ, उसको रास्ते से हटाओ, डिस्क्वालीफाई करो, इंतखाबात में हमें इमरान खान का मुकाबला न करना पड़े क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। उस हवाले से इन्होंने हर को इकदाम उठाया है जिस इकदाम से पाकिस्तान के अंदर इन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। यही वजह है कि आज चीफ जस्टिस साहब को ये रिमार्क देने पड़े कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को भी तस्लीम करने की कोशिश की है। हुकूमत ने जजेस को आपस में लगाने की जो है वो कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा घराना अमल इन्होंने किया है। यहाँ पर हालत ये हो चुकी है कि जो शख्स TMPO के काले कानून के तहत अंदर कर दिया जाता है, उसको जब अदालत रिहा करती है तो उसको दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर अदालत को मजबूर होकर ये कहना पड़ता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको रिहाई मिल जाएगी। और जहाँ इंसाफ के निज़ाम बेबस हो जाए वहाँ पर पाकिस्तान के आम शहरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? जब लोग अदलिया नहीं कर पाएगी, अदलिया से नाउम्मीद होंगे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अब अदलिया को भी ये देखना है कि उनके अगर फैसलों में एक तो लोगों को, जिस तरह IG इस्लामाबाद ने शरीफ लाई केस में किया, उसको करते सजा देते तो हिंदी अदालत में किसी एक अफसर की जरूरत हो जाती है आपके कामात की दूरी करने की। अब हमें कहते
लेकिन जब आप अपने फैसलों के ऊपर अच्छा। खुद इस तरीके से बुर्दबारी के नाम के ऊपर इनको लेट गो करते रहेंगे तो ये आपके ऊपर और चढ़ाई करते रहेंगे, ये रेड जोन में भी आएंगे, आपको बुरा भला भी कह के जाएंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाल कर मारने की धमकियां भी देके जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अदलिया को भी मैं समझता हूँ कि अच्छा। प्राइस और कानून तो की आपका ख्याल है कि के हवाले सुप्रीम से कोर्ट को इस मामले में एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। मैं जरा चांडियो साहब, ये हुकूमत के लिए एक और सेटबैक इसे कह लें, किस तरह से देखते हैं ये ऑडियो लीक्स वाला मामला, फिर इस पर अब होना क्या चाहिए? भाई उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अख्तियार है कि वो अपने दायरे में अपने कानून के जो भी खुद महसूस करते हैं उस दायरे में इन फैसले करें, उनका अख्तियार है, उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन फैसला देने के बाद वो फैसला अवाम की मिल्कियत है, बंदियाल साहब की मिल्कियत नहीं रहेगा वो फैसला। अब आप मुझे बताएं, जस्टिस मुनीर ने फैसला किया, पाकिस्तान के लोगों ने माना। आज तक जो कुछ बरस रहा है, फूल बरस रहे हैं मुनीर पर, वो आप जानते हैं। जस्टिस अनवारुल हक ने फैसला किया, फिर पाकिस्तान के अवाम ने माना। आज तक उस फैसले की नज़ीर नहीं दी जाती। जस्टिस मुश्ताक मौलवी ने जो कुछ किया, क्या वो फैसला माना? जस्टिस साकिब निसार ने जो कुछ किया वो किया। इफ्तिखार चौधरी साहब का जो रवैया अदलिया के हवाले से रहा, क्या लोगों ने उस इतने बड़े जज की इज्जत की इफ्तिखार साहब की? लेकिन क्या हुआ फिर? ऐसे ही है, बंदियाल साहब को अख्तियार है फैसले करने का। पाकिस्तान के लोग ये फैसला नहीं मानते, ये रवादारी है, ये इंसाफ नहीं है। आप अपनी सास के खिलाफ अब आप कैसे फैसला सुन सकते हो? आप किसी और को देंगे ना, जिसको आप गले लगाकर, जिसको आंख में टक्के कर रहे हैं, जिनके साथ उनके फैसले। बंदियाल साहब तुसी कैसे सुनोगे? तारीख भी कोई चीज होती है। आप तारीख कांधों पे सवार होना चाह रहे हो, तारीख आपको उठा के फेंक देगी। फेंक तो दिया है, अब आपका क्या है? लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होकर आपको गो कर रहे थे। ये इज्जत है आपकी? एक शख्सियत की खातिर आप इदारे को नहीं बचाएंगे, लेकिन इदारे के तकद्दुस को नहीं बचाएंगे। अच्छा। ये मामला नहीं चलेगा जनाब, ये नहीं चलेगा, लोग नहीं मानेंगे। दे दें आप फैसले, जिसको चाहे फांसी लगा दें। अच्छा। लेकिन आपको लोग नहीं मानेंगे, आपके फैसले को नहीं मानेंगे। फैसला आपके खिलाफ, शिकायत शिकायत आपके सास के खिलाफ है, सुनेंगे आप? ये कैसे चलेगा? जी। लेकिन चांडियो साहब, ये एक आर्गुमेंट दिया जा रहा था कि हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं था कमीशन बनाना, और अगर जजेस के हवाले से उनको कोई एतराज है तो वो जुडिशल कमीशन में आर्टिकल 209 के तहत वहां पर एक फोरम मौजूद है जहां पर आपसे पूछता हूं, जाया जा सकता है। आपसे पूछता हूं, मैं इतना बड़ा वकील नहीं हूं, आपसे पूछता हूं, जब कोई एप्लीकेंट अपने किसी जज पर किसी बात पर एतराज करे तो उसको जज फैसला सुनने का अख्तियार ही नहीं है। आपके चीफ जस्टिस पर पूरा पाकिस्तान बेतमादी कर चुका है। लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आकर कह के गए कि हमें बंदियाल साहब कबूल नहीं है, फिर बंदियाल साहब कैसे फैसले करेंगे? आप बताएं। अब आपका अख्तियार है, कानून होगा जरूर, बंदियाल साहब उस कानून का सहारा ले रहे होंगे, लेकिन इखलाकी की भी तो कानून होती है। इखलाकी जवाब क्या है? इखलाकी जवाब ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इस इखलाकी जवाब को बैठे, अपनी सास का मुकदमा सुन रहे हैं, अपने बच्चों का मुकदमा सुन रहे हैं, और अपने महबूब सियासी कायद का फैसला सुनकर फैसला कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लोग कबूल नहीं करेंगे, सीधी बात है। लेकिन मेरे दोस्त हैं, वो बात कर रहे हैं कि मैं कहता हूं एक बात तो पूछें अपने मेरे यार से, 9 मई के बाद आपका इखलाकी जवाब क्या है? आप क्यों कौमी गैरत की बातें करते हैं? आपने पाकिस्तान के कौमी वकार की धज्जियां उड़ा दी हैं एक शख्सियत की खातिर, अपनी अना की खातिर। और खान साहब को किसी ने नहीं मारा, खान साहब को किसी ने नहीं भगाया, खान साहब को उनके तकब्बुर ने भगाया, खान साहब को उसके तकब्बुर ने मारा है, खान साहब को उसके तकब्बुर ने गिराया है। सुनते ही नहीं थे, आसमानों से आए थे, चाहे मस्जिद नबवी की बेइज्जती करें, चाहे खवातीन की बेइज्जती करें। अच्छा, ठीक है, मैं जरा जवाब लेता हूं फरूख हबीब साहब से, और फिर ये जो अदालतों वाला मामला है, फौजी अदालतों वाला, क्या यही आगे जाने का रास्ता होना चाहिए? इस ब्रेक के बाद आकर बात करें।
वेलकम बैक। फरूक हबीब साहब, एक तो तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मुश्किल है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपके बड़े बड़े करीबी लोग भी जो है वो जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला अभी भी चल रहा है। दूसरी तरफ जो कानूनी मुश्किल है वो ये कि आज हुकूमत ने वजाहत दी है कि फौजी अदालतों के अंदर केसेस जाएंगे, लेकिन वो बड़े लिमिटेड केसेस होंगे। 6 मुकदमात को सिर्फ फौजी अदालतों में देखा जाएगा और इसमें कोई खिलाफे कानून बात नहीं है। मुझे मालूम है पीटीआई की भी एक पिटीशन है इस हवाले से कार्रवाइयों को रोकने की, लेकिन पार्टी ये सियासी और कानूनी मुश्किलात से निकल सकेगी? जी अच्छा, फरूक हबीब साहब, मेरा ख्याल है आपका माइक म्यूट है, उसको जरा अनम्यूट कर लें। जी रहमान, मामला ये है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप तमाम कानूनी मामला से बाहर निकल आते हैं। यानी कि जिन लोगों को जेलों में डाला हुआ है वो बाहर आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद मुकदमा भी खत्म हो जाते हैं, ईपीएफ से नाम भी बाहर निकल आता है। उसके बाद आप एक आजाद शहरी हैं, आपके सारे हकूक जो है वो बहाल हो जाते हैं, क्योंकि आपने इमरान खान को छोड़ना है, ये एक शर्त है, ये लाजमी शर्त है। इमरान खान को आप छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि कल को कोई भी अगर सियासी जमात जो है, ये जो आप पीपल्स पार्टी वाले हैं या नून वाले हैं, कोई भी है, अगर कल किसी को कोई वो पार्टी पसंद नहीं आएगी और किसी के पास इतनी ताकत होगी तो वो हर तरीके से बाय हुक एंड क्रोक जो है वो खवातीन को बाहर से भी पकड़ेगा, लोगों की बीवियों को उनके बेडरूम से गिरफ्तार भी करेगा, उनके बच्चों को मानसिक हिम्मत देगा, आपके कारोबार भी बंद किए जाएंगे, आपको हर तरह से बिल्कुल महसूस किया जाएगा और इस मर्जी पार्टी को आप तोड़ लें, जिसको मर्जी आप लोगों को डरा लें। मामला ये है कि जहाँ पर कानून और आइन की हाकिमियत खत्म कर दी जाए, वहाँ पर फिर ये सवाल जो है वो इतनी अहमियत का हामिल नहीं रह जाता। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फेयर ट्रायल तो सबको मिलना चाहिए। जो वाकया हुआ उसकी अदालत तहकीकात भी होनी चाहिए। इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज भी करते हैं। पूरी दुनिया में आपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से कन्वेंशन साइन की हुई हैं, एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जा रहा, इस हवाले से लोग इसको कंडेम भी कर रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि इन अदालतों में फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिलता। अगर आपका डिफेंस इतना तगड़ा है, आपके पास सबूत मौजूद है, आम अदालतें मौजूद हैं, उन अदालतों में आप अपना सबूत लेके जाएं। अगर फैसले अगर आपने अपने पास ही लेके जाने हैं, वहाँ जाके आपने फैसले करने हैं, तो वो फैसला क्या आएगा वो सबको पहले ही मालूम होगा। अच्छा। उससे किसी को ये उम्मीद लगानी नहीं है कि वहाँ पर जाकर जो है वो किसी के साथ इंसाफ हो। मामला सिर्फ ये है कि अभी देखने की बात ये है कि अगर आज एक के ऊपर ताकत का इस्तेमाल हो रहा है तो कल को आपके ऊपर भी हो सकता है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर आज आप कहके लगाएंगे, कल को हो सकता है कि आपको भी आंसू बहाने पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी खबर है कि पाकिस्तान के जमहूरी प्रोसेस को हम कमजोर ना करें, इसको मजबूत करें। इस हवाले से मुल्क में इंतखाबात होने दें, इसको आवाम है इसको मुंतखब करें। फैसले बंद कमरों में ना हो, फैसले पाकिस्तान की आवाम को भाई करने दें, ये जरूरी है। अगर आपने कुर्बानियां दी है, पीपल्स पार्टी ने आमर के नाम कुर्बानियां दी थी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज इन लोगों ने कुर्बानियां उस वक्त दी थी तो उनकी कुर्बानियों को भी रायगाना जाने दें। तो आपको ये लग रहा है ये पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए नुकसान है? चांडियो साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है? नहीं, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, ये अच्छी बातें कर रहे, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने जब इंटरनेशनल लॉन्ड्री खोली हुई थी, करप्शन के टैंक धोकर साफ करके पाक लाकर आवाम के सामने खड़ा करके कह रहे थे, पहले कहा हम किसी करप्ट को नहीं उठाएंगे, फिर दुनिया का पाकिस्तान का कौन सा करप्ट था जो उन्होंने नहीं उठाया। तब ये लॉन्ड्रियां, ये बड़ी लॉन्ड्री कामयाब लॉन्ड्री थी। अभी अगर कोई जा रहा है तो गलत है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि कौमी गैरत है। ये जनाब, इस मुल्क का बहुत बड़ा रहनुमा जुल्फकार अली भुट्टो, उसने कहा हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे पाकिस्तान की सलामती के लिए। ये होता है।
खाना पीना ही काफी नहीं होता उस्ताद, इज्जत भी बड़ी, वकार भी बड़ी चीज होती है। आपने पाकिस्तान के वकार के निशानों को मिटा दिया है, आपने पाकिस्तान के वकार को मिट्टी में मिला दिया है। अब आप वकार की बात करेंगे? आप गरीब को खाना नहीं मिल रहा, गरीब को घी नहीं मिल रहा है। गरीब को घी नहीं चाहिए, गरीब को इज्जत और गैरत वाली जिंदगी चाहिए, गरीब को पाकिस्तान की सालमियत चाहिए। आप पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन बन गए हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप बताएं, हमें समझाएं आप क्या करना चाहते हैं। इंसाफ वो जो आपको अच्छा लगेगा, लोग वो जो आपको अच्छे लगेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी बहुत सारे लोगों के जो उस जमाने में करप्शन के कंटेनर कहलाते थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, मेरा मतलब किसी की तौहीन करना नहीं है। अच्छा। लेकिन आप भी तो अपने पे गौर करें, आपने किया क्या है। अभी आपको सब याद अभी आ गए। खवातीन की भी इज्जत होती है, क्यों भाई? आपके मुखालिफिन की खवातीन नहीं थी? फरियाल बीबी खवातीन नहीं थी? आप बताएं, आसिफ साहब की बेटी, मासूम बेटी बाप से नहीं मिल सकती थी? आप बताएं कैसे आप अच्छा। उठा के लेके गए। मैं तो सलाम पेश करता हूं आज पंजाब के आबदा हुसैन से लेकर कई खवातीन मुझे याद हैं, मैं उनके नाम याद कर सकता हूं, किस जुर्रत के साथ, किस बहादुरी के साथ शाही किले में खड़ी रही, तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे। आप मरे मरे जा रहे हो, भागे भागे जा रहे हो, आने के लिए भी तैयार, जाने के लिए भी तैयार। अब रुको, हमारे झरना देखो, हमारे तोती देखो, हमारे कराची के शोधा देखो, फांसी घाट पे जा रहे थे, फांसी घाट पे, और कह रहे थे कि वहां पहुंचेंगे मकतब की उस जगह पे तो फला नारा जिए भुट्टो लगाएंगे। यार कोई हया करो, कोई शर्म करो। अच्छा। आप सियासी लोग हो, आप सियासी लोग नहीं हो, आप कारोबारी और सौदागर लोग हो। आपने कौम की इज्जत का सौदा किया है। अच्छा। आपको जुर्रत के साथ खड़ा होना चाहिए था। अब सब भागे जा रहे हो, रुकते रुकने का नाम नहीं लेते। अब पहले जनरल साहब और बाजवा साहब, अब चीफ जस्टिस साहब। तो एक बात याद रख लें, ये बात याद रख लें। अच्छा। ये जो आरजी सहारे है ना, ये सहारे नहीं रहेंगे। मैं बता देता हूं आपको, ये सहारा भी जल्द आपका टूट जाएगा। नहीं टूटेगा तो उसका वकार तो खत्म अच्छा। हो चुका है। इतना बड़ा मुकद्दस ओहदा है, ठीक। पूरे पाकिस्तान के लोग इस ओहदे के सामने सर झुकाते हैं एहतराम के साथ। क्या कर दिया खुद का? सासू माँ का केस में चलाऊंगा, अच्छा। लोग हंसेंगे नहीं आपसे। अपने महबूब मीटर का केस में चलाऊंगा, हंसेंगे नहीं आपको। ये आपको हर केस में जामिन है, जिस केस में आप आगे आने वाले दिनों में पैदा होंगे, उसमें भी अगर कोई केस आप पर बना तो आप पर आपका जामिन होगा। लोग हंस नहीं रहे आप पर। आप बताएं कितने साल हो गए? लेकिन मैं इसमें चांडी साहब, कितने साल हो गए अनवार उल हक को? एक जो चीज, राइट वेरी क्विकली फारूक हबीब साहब 30 सेकंड्स हैं। ये पार्टी पर पाबंदी के हवाले से भी बातें हो रही हैं। देखिए, पार्टी के ऊपर पाबंदी और जहांगीर तरीन साहब ने नहीं, हाँ देखें, पार्टी पर पाबंदी इन्होंने क्या लगानी है। ये इंतखाबी मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सके ना इमरान खान का, इलेक्शन से तो ये भाग गए। अब मामला ये है कि ये कि फलाना खड़ा रहा था, फलाना खड़ा रहा था, बड़ी अच्छी बात है अगर कोई खड़ा रहा था। मैं उसकी जरूरत तो सलाम करता हूँ कि उसने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, लेकिन वो हाथ पर खड़ा रहा, मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज आप ये कहें तो इसका मतलब ये है कि हम इस तशद्दुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होते हुए जस्टिफाई कर रहे हैं। या तो आप चांडियों साहब कहते हैं कि ये इक़्तिदार में नहीं है, कोई और इक़्तिदार। सर मेरे पास टाइम खत्म हो गया, तो मैं इनकी बात को तस्लीम कर देता हूं। फारूक भाई बहुत क्या, मौला बख्श चांडियों साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।